नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 28 अक्टूबर सन 2023 आज यानी 28 अक्टूबर को स्नान दान की शरद पूर्णिमा है। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं दिन भर की सुर्खियों की तरफ। हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष धनखड़ हटाए गए, जानिए नए प्रदेशाध्यक्ष। लोकसभा विधानसभा चुनाव से पहले क्या चला नया दांव। पंचकुला में आंगनवाड़ी वर्कर्स का प्रदर्शन, पुलिस ने भांजी लाठियां, कई कार्यकर्ता घायल। बोली 2018 में सीएम के साथ क्या समझौता लागू हो। स्वास्थ्य मंत्रालय छोड़ सकते हैं अनिल विज, विभाग में सीएमओ के दखल से है नाराज। 5 अक्टूबर से फाइलें नहीं कर रहे हैं साइन। एसएससी ने घोषित की जीडी और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की एग्जाम डेट। मोहाली में पेश नहीं हुआ गैंगस्टर संपत नेहरा, पुलिस ने सुरक्षा कारणों का दिया हवाला। आर्म्स एक्ट केस में अब 9 नवंबर को होगी सुनवाई। जींद में किसानों ने मंडी गेट पर जड़ा ताला, ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी कर लगाया जाम। 76वां निरंकारी संत समागम पानीपत में आज से 3 दिन माता सुदीक्षा महाराज देंगे प्रवचन। देश विदेश से लाखों अनुयायी पहुंच रहे हैं। गुरुग्राम के 14 पुलिसकर्मी सस्पेंड, 46 की चल रही है जांच। आज लगने जा रहा है साल का अंतिम चंद्र ग्रहण, जानिए कब से शुरू होगा ग्रहण का सूतकाल, बताएंगे पूरी अपडेट। केंद्र सरकार ने लोगों को दी बड़ी राहत, प्याज की बढ़ती कीमतों पर लिया ये बड़ा फैसला। हरियाणा सरकार ने बदले 17 गांवों के नाम। कई गांवों के ऐसे अजीबोगरीब नाम थे जिन्हें दूसरे के सामने बताने में लोग शर्म महसूस करते थे। और रोमांचक मुकाबले में 1 विकेट से जीता साउथ अफ्रीका, आखिरी जोड़ी ने 11 रन बनाए। पाकिस्तान लगातार चौथा मैच हारा। और अब खबरें विस्तार से। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की तरफ से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 और एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 की तिथियों की घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें कि एसएससी के नोटिस के अनुसार सिपाही के हजारों पद पर भर्ती के लिए इन परीक्षाओं की शुरुआत 14 नवंबर से होने जा रही है। तिथियों को लेकर एसएससी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 और एसएससी, सीएपीएफ व एसएसएफ, जीडी कांस्टेबल, असम राइफल्स, राइफलमैन, जीडी व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सिपाही भर्ती परीक्षा 2024 का आयोजन 14 नवंबर से शुरू होकर 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 नवंबर और 1, 2 व 3 दिसंबर तक किया जाएगा। वहीं एसएससी, सीएपीएफ, एसएसएफ, जीडी कांस्टेबल, असम राइफल्स, राइफलमैन, जीडी व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सिपाही भर्ती परीक्षा 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 फरवरी और 1, 5, 6, 7, 11 व 12 मार्च 2024 में आयोजित की जाएगी। एसएससी कैलेंडर के अनुसार सीएपीएफ, एनआईए, एसएसएफ में जीडी कांस्टेबल और असम राइफल में राइफलमैन के पदों पर नई भर्ती का नोटिफिकेशन 24 नवंबर 2023 को जारी किया जाएगा। सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर आवेदन कर पाएंगे और आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 दिसंबर 2023 रहेगी। जो युवा अपने लिए नौकरी ढूंढ रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। आपको बता दें कि माता सुंदरी कॉलेज दिल्ली की तरफ से जूनियर सहायक के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। महिला व पुरुष दोनों उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2023 तय की गई है। उम्मीदवार 12वीं पास होने चाहिए तथा उनके पास कंप्यूटर पर अंग्रेजी टाइप में 35 शब्द व हिंदी टाइप में 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड होनी चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करने होंगे। हरियाणा के गुरुग्राम में 14 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर पुलिस लाइन से अटैच किया गया है। पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा के निर्देशानुसार गुरुग्राम डीसीपी हेडक्वार्टर से नोटिस जारी किया गया है। जिन भी थाने के पुलिसकर्मी इस लिस्ट में शामिल हैं, उस थाने के एसएचओ को ये नोटिस भेज दिया गया है। बता दें कि गृह मंत्री अनिल विज के आदेश अनुसार पुलिस कमिश्नर ने ये कार्रवाई की है। गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से डीजीपी को 372 पुलिसकर्मियों की लिस्ट सौंप दी गई है। गृह मंत्री की तरफ से जारी की गई 372 पुलिसकर्मियों की लिस्ट में गुरुग्राम के 60 पुलिसकर्मी शामिल हैं। 60 पुलिसकर्मियों में से 14 पुलिसकर्मियों को फिलहाल सस्पेंड किया गया है। बाकी पुलिसकर्मियों पर जांच जारी है। वहीं सस्पेंड किए गए सभी पुलिसकर्मी जांच अधिकारी हैं, जिनमें से 3 सब इंस्पेक्टर, 1 पीएसआई और 10 एएसआई शामिल हैं। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज स्वास्थ्य महकमा छोड़ सकते हैं। वह मुख्यमंत्री कार्यालय यानी सीएमओ के एक अधिकारी की दखल को लेकर काफी नाराज चल रहे हैं। यही कारण है कि 5 अक्टूबर से स्वास्थ्य विभाग की फाइलों पर ब्रेक लगा हुआ है। नाराज चल रहे अनिल विज स्वास्थ्य विभाग की कोई भी फाइल साइन नहीं कर रहे हैं। वहीं सीएमओ के अधिकारी ने दावा किया है कि केंद्र से उनकी स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करने की ड्यूटी लगाई गई है। अधिकारी ने यह भी दावा किया है कि सूबे के हेल्थ डिपार्टमेंट में काफी कमियां हैं, जिन्हें दूर करने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। वहीं दूसरी तरफ नाराज चल रहे अनिल विज ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया है कि मेरे पास से स्वास्थ्य महकमा चला गया है। अभी तक अनिल विज ने इस मामले में औपचारिक तौर पर इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हेल्थ डिपार्टमेंट के कुछ पुख्ता सूत्रों का कहना है कि अनिल विज यहाँ तक कह चुके हैं कि अब यह हद हो चुकी है। यदि सीएमओ नहीं चाहता कि हेल्थ डिपार्टमेंट उनके पास रहे तो वह इस विभाग को छोड़ देंगे।
हरियाणा के रोहतक पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में भाजपा के 9 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा 9 साल बेमिसाल के रूप में मना रही है, जबकि स्थिति इससे उलट है। भाजपा ने 9 साल में हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया है। दीपेंद्र हुड्डा ने नारा दिया है कि 9 साल क्यों है हरियाणा बेरोजगारी से बेहाल। दीपेंद्र ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा रोजगार देने में नंबर 1 होता था और अब सबसे पीछे क्यों चला गया। वहीं हरियाणा में सरकारी भर्तियां नहीं की जा रही है। अगर कोई भर्ती हो भी रही है तो उन भर्तियों में हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने की बजाय बाहर के युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि कई घोटाले सामने आए हैं, जिसमें डिप्टी सीएम सहित अन्य नेता भी शामिल हैं। अगर कांग्रेस की सरकार आई तो इन घोटालों की जांच करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के जींद स्थित उचाना मंडी में पीआर धान की खरीद को लेकर किसानों ने मंडी के मेन गेट पर ताला जड़ दिया। किसानों ने पीआर धान की खरीद में नमी के नाम पर तंग करने, पंखा लगाने के नाम पर 30 रुपए प्रति क्विंटल लेने के साथ साथ एमएसपी से भी कम भाव पर फसल खरीदे जाने के आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। जाम लगा रहे किसानों ने कहा कि जो फसल बिक चुकी है उसके बारदाने को लेकर भी किसान परेशान है। किसान अपनी फसल को लेकर मंडी में बीते 10 दिनों से बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी फसल में नमी बताकर नहीं खरीदा जा रहा है। फड़ पर फसल सुखाने के बाद भी नमी बताई जा रही है। साथ ही 30 रुपए प्रति क्विंटल पीआर में पंखे लगाने के नाम पर मांगे जा रहे हैं। थाना प्रभारी ने कहा कि सभी आरोपों की जांच करवाई जाएगी। किसानों को किसी भी सूरत में परेशान नहीं होने दिया जाएगा। वहीं मार्केट कमेटी सचिव नरेंद्र कुंडू ने कहा कि किसान के खाते में जो एमएसपी भाव है वो 2203 रुपए आता है। किसी तरह से भाव को लेकर अगर कोई शिकायत है तो किसान लिखित में शिकायत दे। हरियाणा में अगले साल होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष पद से ओम प्रकाश धनखड़ की छुट्टी कर दी है। उनकी जगह पर नायब सिंह सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। धनखड़ जाट कम्युनिटी से संबंधित थे, तो वहीं नायब सिंह सैनी बीसी समुदाय से आते हैं और इस समय कुरुक्षेत्र से भाजपा के लोकसभा सांसद भी हैं। वहीं धनखड़ को हरियाणा से हटाकर केंद्रीय नेतृत्व में जगह दी गई है। उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया है। दोनों की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। हरियाणा बीजेपी से जुड़े पुख्ता सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात में प्रदेश संगठन को लेकर चर्चा की थी। सीएम ने पीएम के सामने आग्रह किया था कि बीसी समाज को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए इस समाज के शख्स को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। चूंकि बीसी समाज से नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पहली पसंद थे, इसलिए पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने उनकी पसंद पर मोहर लगाते हुए सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। 76वां निरंकारी संत समागम हरियाणा के पानीपत जिले के समालखा में होने जा रहा है। यह समागम 28 यानी आज से शुरू होकर 30 अक्टूबर तक चलेगा। निरंकारी संत समागम को लेकर अनुयायियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। लगातार बड़ी संख्या में अनुयायी समागम स्थल पर पहुंच रहे हैं। देश विदेश से लाखों अनुयायियों के पहुंचने की उम्मीद है। माता सदगुरु सुदीक्षा महाराज सुकून अंतर मंत्र थीम पर प्रवचन देंगी। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन द्वारा करीब 900 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी समागम स्थल पर लगाई गई है। इसके अलावा दूसरे जिलों से डीएसपी रैंक के अधिकारियों की भी समागम पर ड्यूटी लगी हुई है। वहीं एंट्री के लिए 5 गेट बनाए गए हैं। 900 पुलिस कर्मियों के साथ साथ समागम के लगभग 50,000 वॉलंटियर भी समागम स्थल पर रहेंगे। समागम स्थल पर 11 जिलों से दमकल और एम्बुलेंस गाड़ियों को बुलाया गया है। समागम स्थल पर यात्रियों के पहुंचने के लिए हर बस का और ट्रेन का स्टॉप कर दिया गया है। दिल्ली से आने वाली बस भी समागम स्थल पर रुककर जाएगी। वहीं चंडीगढ़ की ओर से आने वाली हर बस समागम स्थल पर रुकेगी। इसके अलावा हर ट्रेन का 2 मिनट का ठहराव बोडवाल माजरी स्टेशन पर किया गया है। बस यहाँ शताब्दी, जनशताब्दी और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ नहीं रुकेंगी। पैसेंजर से लेकर सभी एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ 2 मिनट के स्टॉप के बाद रवाना होंगी। 75 ट्रेनों का संगम के लिए ठहराव रहेगा। आपको बता दें कि निरंकारी संत मंडल में अब सुदीक्षा महाराज सदगुरु की उपाधि पर हैं। निरंकारी मिशन की भारत में 1948 में नींव रखी गई थी। इससे पहले 1929 में बाबा बूटा सिंह ने पाकिस्तान के पेशावर में इसकी स्थापना की थी। बाबा हरदेव महाराज के ब्रह्मलीन होने के बाद सदगुरु माता सविंदर हरदेव की देखरेख में मिशन चला। तो वहीं 16 जुलाई 2018 को 3 बेटियों में सबसे छोटी सुदीक्षा को सदगुरु की उपाधि दी गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 29 अक्टूबर यानी कल सिरसा आएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री करीब आधा दर्जन कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। शुक्रवार दोपहर को उपायुक्त पार्थ गुप्ता व वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंद कांडा ने कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण किया। ये कार्यक्रम अनाज मंडी, ऑटो मार्केट, सिकंदरपुर में होंगे। मुख्यमंत्री 29 अक्टूबर को हेलीकॉप्टर से सुबह 9 बजे सिरसा पहुंचेंगे। सर्वप्रथम वे डेरा सिकंदरपुर में जाएंगे और सत्संग में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री मेडिकल कॉलेज के लिए चयनित भूमि का अवलोकन भी करेंगे। मार्केट कमेटी में व्यापारियों की समस्या भी सुनेंगे, साथ ही उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मंडी में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और किसानों व आढ़तियों से भी मिलेंगे। इन सभी कार्यक्रमों को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। केंद्र सरकार ने खुदरा बाजारों में बफर स्टॉक से 25 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर प्याज की बिक्री बढ़ाने का फैसला किया है। प्याज की अखिल भारतीय औसत खुदरा कीमत 57% बढ़कर 47 रुपए प्रति किलोग्राम होने के बाद केंद्र ने उपभोक्ताओं को राहत दी है। प्याज की अखिल भारतीय औसत खुदरा कीमत शुक्रवार को बढ़कर 47 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है, जो कि 1 साल पहले इसी समय में 30 रुपए प्रति किलोग्राम थी। आंकड़ों के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को प्याज की खुदरा कीमत 40 रुपए प्रति किलोग्राम थी। आने वाले दिनों में अतिरिक्त 2 लाख टन प्याज खरीदने की योजना है। खुदरा बाजारों में बफर स्टॉक
स्टॉक से प्याज दुकानों और वाहनों के माध्यम से 25 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि भंडारित रबी प्याज की कमी और खरीफ प्याज के आगमन में देरी के कारण आपूर्ति की स्थिति खराब है, जिसके चलते यानी परिणाम स्वरूप थोक और खुदरा दोनों बाजारों में कीमतें बढ़ रही है। हरियाणा की मनोहर सरकार ने अपने गांव के अजीब नामों से परेशानी झेलने वाले लोगों को बड़ी राहत प्रदान की है। बता दें कि प्रदेश के कई गांव के ऐसे अजीबोगरीब नाम थे जिन्हें दूसरे के सामने बताने में लोग शर्म महसूस करते थे। नाम बताने पर लोग हंसकर उनका मजाक उड़ाते थे। इन गाँव के लोग लंबे समय से इन विचित्र नामों को बदलने की मांग उठा रहे थे। अब हरियाणा के उन 17 गाँव के नाम बदलने को गौरवपूर्ण स्थान मिला है जिन्हें शर्मनाक, अजीब या अपमानजनक नामों से टैग किया गया था। इन गाँव के नए नामों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा जारी उपलब्धि पुस्तिका में जगह मिल गई है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस यानी IMC 2023 की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली के प्रगति मैदान में की। 3 दिवसीय इस इवेंट में जियो, भारती एयरटेल और एरिक्सन जैसी कंपनियों ने अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को डिस्प्ले की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा कि हमारे यहाँ 2G के समय क्या हुआ था शायद नई पीढ़ी को नहीं पता होगा। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मीडिया वाले उसी को पकड़ेंगे। इस कार्यक्रम के बारे में नहीं बताएंगे। हमारे कालखंड में 4G का विस्तार हुआ लेकिन एक दाग भी नहीं लगा है। मुझे विश्वास है कि 6G में भारत विश्व का नेतृत्व करेगा। आकाश अंबानी ने पीएम मोदी को जियो एयर फाइबर, स्पेस फाइबर समेत अन्य टेक्नोलॉजी की जानकारी दी। यह सैटेलाइट रिसीवर डिश के जरिए इंटरनेट ट्रांसमिट करने के लिए रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करता है जो कि एक मॉडेम के माध्यम से जुड़ा होता है। ये 1 Gbps प्रति सेकंड तक की स्पीड देने में सक्षम है। इस बार के इवेंट की थीम ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 5G के विस्तार, 6G की तैयारियों, ब्रॉडकास्टिंग, ड्रोन डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन, AI यानी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी पर फोकस है। साल 2023 में कुल मिलाकर 4 ग्रहण लगने वाले हैं, जिनमें से 3 ग्रहण पहले ही लग चुके हैं। साल 2023 का अंतिम और दूसरा चंद्र ग्रहण आज यानी 28 अक्टूबर लगने जा रहा है। इस चंद्र ग्रहण का स्पर्श 28 अक्टूबर शनिवार की रात में 1:25 पर होगा और मध्य रात्रि 1:44 पर समाप्त होगा। इसका मोक्ष यानी रात्रि 2:24 पर होगा। ग्रहण शुरू होने से पहले ही इसका सूतक काल शुरू हो जाता है। चंद्र ग्रहण का सूतक काल शाम 4 बजे से लग जाएगा और ग्रहण समाप्त होने तक सूतक काल जारी रहता है। 28 और 29 अक्टूबर की रात को पृथ्वी की छाया चंद्रमा के एक हिस्से को कवर कर लेगी। अधिकतम आंशिक ग्रहण 1:44 पर होगा। बता दें कि यह ग्रहण भारत के साथ साथ कई अन्य देशों में भी लगने वाला है। बता दें कि 28 अक्टूबर को शाम 4 बजे से सूतक शुरू हो जाएगा, तभी से मंदिर बंद हो जाएंगे। त्योहारी सीजन पर यात्रियों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध करवाने और अतिरिक्त भीड़भाड़ से निजात दिलाने के लिए भारतीय रेलवे के द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रेलवे द्वारा उदयपुर पानीपत स्पेशल ट्रेन संचालित करने का एक बड़ा फैसला लिया गया है। इस ट्रेन के संचालन से उदयपुर, दिल्ली और हरियाणा के पानीपत तक आने वाली यात्रियों को लाभ पहुंचेगा। ट्रेन नंबर 09637 उदयपुर पानीपत शुक्रवार सुबह 11:05 पर उदयपुर से रवाना होकर मावली, चंदेरिया, भीलवाड़ा, अजमेर होते हुई शाम 6:05 पर जयपुर पहुंची। यहाँ 10 मिनट के ठहराव के बाद शाम 6:57 पर दौसा और 7:21 पर बांदीकुई पहुंची। यहाँ 2 मिनट के ठहराव के बाद अलवर, रेवाड़ी, दिल्ली कैंट, सोनीपत होते हुए रात 1 बजे पानीपत पहुंची। इसी तरह वापसी में ट्रेन नंबर 09638 पानीपत उदयपुर स्पेशल रेल सेवा 1 नवंबर को सुबह 9:05 पर पानीपत से रवाना होगी। इसके बाद सोनीपत, दिल्ली कैंट, रेवाड़ी, अलवर होते हुए शाम 4:38 पर बांदीकुई पहुंचेगी। यहाँ 2 मिनट के ठहराव के बाद शाम 5 बजे दौसा पहुंचेगी। यहाँ 2 मिनट ठहराव के बाद शाम 6:20 पर जयपुर पहुंच जाएगी। यहाँ 10 मिनट के ठहराव के बाद अजमेर, भीलवाड़ा, चंदेरिया, मावली स्टेशनों पर रुकते हुए अगले दिन यानी सुबह 4 बजे उदयपुर पहुंच जाएगी। इस ट्रेन में 8 डिब्बे जनरल कोच के होंगे। ऐसे में यात्री जनरल टिकट पर सफर का आनंद उठा सकेंगे। इस ट्रेन में रिजर्वेशन सिस्टम नहीं होगा। बेटियों के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की एक खास स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना यानी SSY काफी पॉपुलर है। यह स्कीम बेटियों की पढ़ाई लिखाई और शादी जैसी पापा की जिम्मेदारियों को पूरा करने में बड़ी मददगार साबित है। अगर आपकी बेटी अभी 10 साल से कम उम्र की है तो आप भी इस स्कीम में निवेश करने की शुरुआत कर सकते हैं। इस स्कीम में भारत में एक बालिका के नाम पर पोस्ट ऑफिस या फिर किसी भी बैंक में सिर्फ एक ही अकाउंट खोला जा सकता है। पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक बात करें तो यह अकाउंट एक परिवार के अधिकतम 2 लड़कियों के लिए खोला जा सकता है। हाँ, जुड़वा यानी कि 3 लड़कियों के जन्म के मामले में 2 से ज्यादा खाते भी खोले जा सकते हैं। योजना के तहत आप महज 250 रुपए से भी निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि साल में आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर पाएंगे। आप चाहें तो हर महीने के हिसाब से पैसे जमा कर सकते हैं या फिर एक मुश्त भी पैसे दे सकते हैं। इस स्कीम में अकाउंट ओपन होने की तारीख से अगले 15 साल तक आप पैसे जमा कर सकते हैं। योजना पर फिलहाल 8% सालाना ब्याज मिल रहा है। वित्त मंत्रालय ब्याज दरों की तिमाही समीक्षा करता है। इस स्कीम में निवेश पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत टैक्स छूट का भी बेनिफिट मिलेगा। स्कीम की मैच्योरिटी पर कमाए गए ब्याज पर कोई
कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। जब बेटे की उम्र 21 साल पूरी हो जाए तो आप समृद्धि सुकन्या अकाउंट को बंद करा सकते हैं, या फिर 18 साल की उम्र के बाद शादी होने की स्थिति में भी इसे शादी की तारीख से 1 महीने पहले या फिर 3 महीने बाद क्लोज कराया जा सकता है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।